दिल्ली में होना है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, यानी हिंदी में कहें तो महापौर और उप महापौर का चुनाव 6 जनवरी को शुक्रवार का दिन है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी उठापटक हो रही है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कैसे होता है, किन किन को उसमें वोट डालने का अधिकार है, किसके पास कितने वोट हैं, क्या अंक गणित है, क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से 6 जनवरी को जब वोट डाले जाएंगे तो किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है। हम इस वीडियो में आपके लिए हर तकनीकी पहलू को एक तरीके से सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव इसलिए भी अहम होता है क्योंकि मेयर को कहा जाता है कि वो दिल्ली का पहला नागरिक है और एक प्रतिष्ठा का पद है जिसके लिए सभी पार्टियां लड़ाई लड़ती हैं। और इसीलिए जब आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली 250 में से, उसके बाद भी बीजेपी ने यह कहा कि हम महापौर के पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब गणित क्या है? 250 आपको पता है कि दिल्ली में पार्षदों की संख्या है, लेकिन जब मेयर और डिप्टी मेयर यानी महापौर उप महापौर का चुनाव होगा तो सिर्फ वो 250 पार्षद ही वोट नहीं करेंगे। उनमें 14 नामित मनोनीत विधायक जो कि विधानसभा अध्यक्ष ने मनोनीत किए हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार होगा। 14 विधायकों के अलावा 10 जो सांसद हैं दिल्ली से, जिनमें 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद, उनको भी वोटिंग का अधिकार होगा। यानी अगर हम देखें कि कितने वोटर हैं मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए, तो 250 पार्षद, 14 विधायक यानी 264 और उनके साथ 10 सांसद यानी 274 वोटर वोट डाल सकते हैं। अगर हम उसके हिसाब से देखें कि कहां पर जाकर के बहुमत का आंकड़ा बैठता है तो वो संख्या पहुंचेगी 138 यानी 138। 274 टोटल वोटर हैं, 138 वोट लेकर के आना होगा, यानी 138 वोट पर जीत हार होगी। अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी के पास है इस समय 134 पार्षद, 14 जो मनोनीत विधायक यानी एमएलएज हैं उनमें से 13 आम आदमी पार्टी के हैं और 10 सांसद में से 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। तो कुल संख्या हुई 134 पार्षद जमा 13 विधायक यानी 147 और उसमें जुड़ जाएंगे जब 3 सांसद तो संख्या पहुंचेगी 150 यानी 150। इसके अलावा अगर हम बीजेपी के पास की संख्या देखते हैं तो उन्होंने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक निर्दलीय पार्षद उनके साथ जुड़ गया है, उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, संख्या पहुंच गई 105। उनमें एक मनोनीत विधायक है जो बीजेपी का है, संख्या पहुंची 106। उसमें अगर आप जोड़ देंगे 7 लोकसभा सांसदों को तो संख्या पहुंच जाएगी 113 यानी 150 है आम आदमी पार्टी के पास, 113 है बीजेपी के पास, जादुई आंकड़ा है 138। आमतौर पर समझ में आता है कि आसानी से आम आदमी पार्टी की जीत हो जाएगी। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव क्यों आंकड़ों के हिसाब से इतना आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा या विधानसभा में आमतौर पर व्हिप जारी कर दिया जाता है और जो चुने हुए पार्षद हैं या विधायक हैं या सांसद हैं उनको अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से वोट करना होता है। अगर वो पार्टी के हिसाब से, पार्टी के आदेश के हिसाब से वोट नहीं डालते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसा मेयर और डिप्टी मेयर यानी महापौर और उप महापौर के चुनाव में नहीं है। जी हां, नहीं है। यहां पर चूंकि जो मेयर होता है वो सदन का पीठासीन अधिकारी यानी सभापति होता है, तो ऐसे स्थिति में यह माना जाता है कि पार्षद अपने विवेक के आधार पर, अपनी जो उनकी जानकारी है उसके आधार पर बेहतर जो उम्मीदवार हैं उसको वोट डालेंगे। यानी वो जो उम्मीदवार है वो विरोधी दल का भी हो सकता है और ऐसे में उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है,
उनका पार्षद का जो पद है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यानी वहां पर उनका विवेक काम करता है, वो तय करेंगे कि किसको वोट डालें। और चूंकि वोट गुप्त तरीके से होता है, गुप्त मतदान होता है, इसीलिए वहां पर यह भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि किस पार्षद ने किसको वोट डाला। इसीलिए अगर बहुमत है भी तो वो आंकड़ा, अगर पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की, यानी एक पार्टी के पार्षद ने विरोधी पार्षद को वोट डाल दिया, या विधायक ने किसी विरोधी उम्मीदवार को वोट डाल दिया, सांसद ने किसी विरोधी उम्मीदवार को वोट डाल दिया, तो वो आंकड़ा बदल सकता है। इसीलिए हमने कहा कि 250 आंकड़ा है आम आदमी पार्टी के पास। इसके अलावा 9 पार्षद कांग्रेस के पास हैं और 2 निर्दलीय हैं, यानी 11 ये कहीं पर भी जा सकते हैं। ये एक तरीके से फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये तो बात हो गई मेयर चुनाव की। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जब इतना रोचक है तो उससे कहीं ज्यादा रोचक चुनाव है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव। और जी हां, मेयर और डिप्टी मेयर के साथ 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे, उनके लिए भी वोटिंग करवाई जाएगी। लेकिन वहां पर गणित बिल्कुल अलग है। समझ लीजिए, वहां पर जो वोटिंग होगा वो इस तरीके से सीधी वोटिंग नहीं होगा। वहां जो प्रतिनिधित्व होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। अगर आपको याद होगा तो राज्यसभा के जब सांसद चुने जाते हैं तो वहां पर प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी प्रेफरेंस तय करना होता है। आपको बताएंगे कि प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या होती है। उसी प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर सदन से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जाते हैं। अब आपको बताएं कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदन से 6 सदस्य चुने जाने हैं, जिनके लिए वोटिंग 6 जनवरी को ही मेयर और डिप्टी मेयर के साथ होगा। लेकिन उनका बैलेट पेपर अलग होगा। जहां मेयर डिप्टी मेयर के लिए टिक लगाना होगा कि आप किस नाम के आगे टिक लगाते हैं, वहां पर 7 उम्मीदवार हैं। 4 उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए 3 उम्मीदवार हैं बीजेपी के, यानी 4 और 3 7। सीटें कितनी हैं? 6। यानी 5 सीटों के लिए तो कोई बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 3 आम आदमी पार्टी के और 2 बीजेपी के आसानी से चुने जाएंगे। लेकिन जो 6ठी सीट है उसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या होती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, जैसे 7 उम्मीदवार हैं तो उनके नाम लिस्ट में होंगे 7। उसमें आपको एक उम्मीदवार के सामने नंबर 1 लिखना है, यानी वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वोट होगा। उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस तय कर सकते हैं। दूसरा प्रेफरेंस कहां है, उसके नाम के आगे 2 नंबर लिखना होगा। तीसरे प्रेफरेंस के आगे 3 नंबर, 4 5 6 7। इस तरीके से आप 7 उम्मीदवारों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में दे सकते हैं। यह क्या होता है, यह क्या बला है प्रेफरेंशियल वोटिंग, और इसमें वोट की गिनती कैसे होती है। तो जैसे आपको बताया कि 250 पार्षद है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, उसमें लोकसभा सांसद और विधायक वोट नहीं करेंगे। लोकसभा राज्यसभा सांसद यानी सांसद नहीं वोट कर सकते, विधायक वोट नहीं कर सकते। यानी उसमें कौन वोट कर सकता है? सिर्फ 250 पार्षद। उसके वोटों का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आपको बता दें कि 250 को डिवाइड किया जाएगा 6 + 1, यानी 6 सदस्य हैं उनसे 1 ज्यादा, यानी 7 से डिवाइड किया जाएगा। और जब आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आंकड़ा आएगा 35.7 या उसके आसपास। जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 36। तो जब किसी कैंडिडेट को, किसी उम्मीदवार को 36 से 1 ज्यादा यानी 37 वोट मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस के, तो वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा। लेकिन क्या फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इतने हैं पार्टियों के पास? 37 वोट चाहिए प्रेफरेंस के आधार पर फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। लेकिन उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के पास 4। अगर वो अलग अलग उम्मीदवारों को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देते हैं तो 37 × 4 यानी 148 वोट चाहिए। उनके पास कितने हैं पार्षद? 134, यानी 14 उनको अतिरिक्त वोट चाहिए। इसी तरीके से अगर बीजेपी को अपने 3 उम्मीदवारों को जितवाना है तो 37 × 3 यानी उन्हें 111 वोट चाहिए। उनके पास हैं आज की तारीख में 105 पार्षद, 104 जो उनके
सिंबल पर जीत के आए और एक निर्दलीय जो उनको ज्वाइन कर चुका है, तो 105, यानी वहां भी 6 की कमी है। तो जब जिसको 37 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल जाएगा या उससे अधिक मिल जाएगा, वो तो पहले ही राउंड में चुना हुआ घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी को 37 वोट नहीं मिलता है, 36, 35, 34, 33, 32 कोई भी संख्या मिलती है, वो पहले राउंड में चुना हुआ घोषित नहीं होगा। उसके लिए सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती की जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस वोट का वेटेज कितना होगा वो भी तय किया जाएगा। मसलन हो सकता है कि 0.4 हो, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर उसको जितने भी वोट मिलेंगे सेकंड प्रेफरेंस वोट, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुना किया जाएगा, और उसके आधार पर, जैसे अगर 10 वोट उसको सेकंड प्रेफरेंस के मिले हैं तो उसका वेटेज 4 होगा। 10 गुना 0.4, तो उसको 4 वोट काउंट किए जाएंगे। उसका भी फॉर्मूला होता है, उससे उसका वेटेज डिसाइड होगा। ऐसे में जहां मैंने कहा कि 148 वोट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के आम आदमी पार्टी के, उनके पास 134 ही पार्षद हैं। अगर कांग्रेस के 9 और 2 एक्स्ट्रा भी दे देते हैं तो उनके पास 145 होगा। फिर भी उनके पास पार्षदों की संख्या फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपनी चौथी सीट नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर 9 पार्षद कांग्रेस के बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो उनका संख्या 114 हो जाएगी। 105 प्लस 9, वहां पर 111 चाहिए, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के आधार पर अपने 3 उम्मीदवार जिता सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कांग्रेस बीजेपी को समर्थन करे। अब क्या है, अगर नहीं होता है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के आधार पर तय, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस वोटों की भी गिनती होगी। यहां पर भी बड़ा रोचक कैलकुलेशन है। मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार को 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल गए और दूसरे उम्मीदवार को 30 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं, लेकिन जो 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट लेकर के आया है उसको सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस वोट किसी ने नहीं दिया है, तो वो फिर पीछे रह जाएगा। उसकी तुलना में अगर 30 वोट लेकर के कोई आया है और उसने खूब सारे सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस वोट अपने नाम कर लिए हैं, तो वहां पर वो 37 के नंबर पर जैसे ही पहुंचेगा, जैसे ही वो पोस्ट 37 का जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करेगा, वो निर्वाचित हो जाएगा और 35 वाला पिछड़ जाएगा। इसीलिए रणनीति बनानी बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि किस किस उम्मीदवार को वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिलवा रहे हैं, किसको सेकंड प्रेफरेंस वोट दिलवा रहे हैं, किस आधार पर दिलवा रहे हैं। तो ये बड़ा रोचक चुनाव होने जा रहा है। और इसका असर क्या होगा, अभी तक हमने बताया कि ये तो 6 हो गए स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी में कुल मेंबर होते हैं 18, ये तो 6 का चुनाव हुआ। अगर यहां मान लीजिए कि 3 बीजेपी के पास आ गए, 3 आम आदमी पार्टी के पास आ गए, तो 18 जो टोटल मेंबर हैं, टोटल सदस्य हैं स्थायी समिति के, उनमें से 12 दिल्ली के 12 एमसीडी जोन से चुन करके आएंगे। यानी हर जोन से एक एक स्थायी समिति का मेंबर चुन करके आएगा और वहां पर वोटिंग राइट एल्डरमैन को, यानी मनोनीत पार्षद को, जिसको मनोनयन उपराज्यपाल करेंगे, उनको भी वोटिंग राइट मिलेगा। वो एक जोन में भी सारे 10 के 10 को मनोनीत कर सकते हैं, अलग अलग जोन में भी मनोनीत कर सकते हैं, 2 या 3 जोन में भी बांट सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है क्या कि जो वो मनोनीत पार्षद हैं वो कई सारी जगहों पर गेम बिगाड़ दें। ऐसे में अगर मान लीजिए कि किसी के पास 10 स्थायी समिति के सदस्य आते हैं और किसी के पास 8, तब तो आसान है कि उसका चेयरमैन भी बन जाएगा और उसका बहुमत भी बन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये मुकाबला टाई पर छूटता है, यानी 9 आम आदमी पार्टी के स्थायी समिति में सदस्य हैं और 9 ही बीजेपी के पास सदस्य हैं, तो उसमें से एक को आपको चेयरमैन बनाना पड़ेगा और चेयरमैन को वोटिंग राइट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि टाई नहीं होता है। तो जब नीचे सदन में देखेंगे, समिति में देखेंगे, तो 9 और 8 का आंकड़ा होगा। यानी चेयरमैन जिस पार्टी का होगा उसको एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, उसके 8 सदस्य ही जो समिति है उसमें बैठेंगे और 9 जो हैं, जो दूसरे खेमे के हैं, वो पार्षद यानी वो समिति के सदस्य बचेंगे। स्थायी समिति क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी आर्थिक प्रस्ताव या प्रशासनिक प्रस्ताव, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रपोजल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल, वो स्थायी समिति के जरिए, स्टैंडिंग कमेटी के जरिए ही हाउस यानी सदन की तरफ जाता है। तो अगर स्थायी समिति में मान लीजिए कि बीजेपी और मेयर
आम आदमी पार्टी का होगा तो कोई भी प्रस्ताव स्थायी समिति से पास होकर के जो महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक प्रस्ताव है, जो एजेंडा है, वो हाउस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी अगर किसी पार्टी का मेयर बन भी जाता है और उसका बहुमत स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति में नहीं है, तो वो अपना एजेंडा लागू नहीं करवा पाएगा। इसीलिए ये जो खेल है 6 जनवरी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सिर्फ मेयर चुनाव नहीं है, हम मेयर चुनाव की बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव है और पहले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है। वो बहुत ही ज्यादा अहम है, जिसके लिए भी वोट डाले जाएंगे, जिसकी बारीकियां मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रेफरेंशियल और आनुपातिक वोटों के आधार पर ये चुनाव होगा और जो स्टैंडिंग कमेटी में बाजी मारेगा वो अपने एजेंडे को आगे पहुंचा पाएगा सदन तक। तो ये मुश्किल, ये चुनौती दोनों आम आदमी पार्टी के सामने भी और बीजेपी के सामने भी। तो देखिए 6 जनवरी को क्या होता है और किस तरीके से ये जो अंक गणित है किसके पक्ष में ज्यादा फायदे